नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और टेस्ट सीरीज में यदि बात करें तो हम लोग अभी आर के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं DIA से देख रहे हैं। तो इसमें यदि बात करेंगे तो टोटल हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट DIA से देख चुके हैं। टेस्ट नंबर 1 ये फुल लेंथ का टेस्ट था आपका। टेस्ट नंबर 2 हिंदी से रिलेटेड टेस्ट था। और इसका टेस्ट नंबर 3 अकॉर्डिंग एक्चुअली में बात करें तो आपका टोटल इसमें 5 टेस्ट जो है फुल लेंथ का अवेलेबल है और 5 टेस्ट जो है आपका हिंदी का अवेलेबल है। तो इसमें जो है एक हिंदी का हम लोग कर लिए हैं और साथ साथ 2 टेस्ट आपका फुल लेंथ का कर लिए हैं। तो आज इसका फुल लेंथ का टेस्ट नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं। बिल्कुल 140 क्वेश्चन का सेट होगा। और इसके अलावा भी बात करेंगे तो GS वर्ल्ड से पहले 5-6 टेस्ट, उसके अलावा PCS मंत्रा से भी आपको टेस्ट किया गया था। तो जो भी बेस्ट टेस्ट अवेलेबल होगा मार्केट में हम सब करते रहेंगे। आप सब जहाँ से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ जो है यहाँ से एक रिवीजन के माध्यम से अपना ये टेस्ट करते रहें। चलिए, तो यहाँ पे आर से रिलेटेड है, ये टेस्ट नंबर 3 है। और इसमें देखेंगे तो टेस्ट नंबर 1 में आपका करंट अफेयर जनवरी महीना का था। टेस्ट नंबर 2 में फरवरी, इसमें मार्च महीने का आपका करंट अफेयर शामिल किया गया है। तो ये आपका फुल लेंथ का टेस्ट है। चलिए, बाकी PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपको PDF वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आप लोग 1 से लेके 140 नंबर तक नंबरिंग कर सकते हैं। या आपके पास OMR सीट है तो बहुत बेहतर बात है। आप OMR सीट पे जो है एक एक प्रश्न को टिक करेंगे और फिर उसके बाद आप मेरे साथ जो है पैरेलली आंसर जो है अपना मैच कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? नगर के जो आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे अमलैंड है, हिंटरलैंड है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द नेबरिंग एरिया ऑफ द सिटी इज कॉल्ड, ये पूछा जा रहा है, द नेबरिंग एरिया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आप लोग आंसर कर लिए होंगे, अमलैंड या हिंटरलैंड। देखिए, जो नेबरिंग एरिया होता है यानी नगर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे अमलैंड कहा जाते हैं और इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, एक फ्रांसीसी आपके भूगोलवेत्ता थे, आंद्रे एलिक्स, इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। अगला देखिए, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम के स्वरूप क्या किसका निर्माण होता है? जो रिवर आपका इरोजन करती है सी लेवल के आसपास, समप्राय मैदान, लोएस्ट मैदान, कास्ट मैदान या हिमानी मैदान। बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन, आप आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन ए समप्राय मैदान। समप्राय मैदान का निर्माण करती है फेनी प्लेन का। अगला देखिए, सोचिए कि सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख घाटियां हैं और एक तरफ इनकी अवस्थिति है। फैक्चुअल से प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे रैवीर घाटी है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो आपका हैम्पी घाटी है, हंटर घाटी है, स्वात घाटी है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। रैविड जो घाटी है आपका, ये USA का है, तो एक का तो 2 बनेगा। हैम्पी घाटी आपका हो जाएगा हांगकांग चीन का, और हंटर घाटी आपका ये ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में यहाँ बचा स्वात घाटी, तो ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, और 2 1 4 3 जो है यहाँ पे ऑप्शन B में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक भ्रंश घाटी स्थित है? देखिए, अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कौन सी एक भ्रंश घाटी है पूछा गया है। यहाँ पे टीटी काका झील है, बैकाल है, चाड़ है, विक्टोरिया है। आप आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन D हो जाएगा, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है आपका, और ये झील जो है आपका युगांडा, तंजानिया, केनिया की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील आपका ये विक्टोरिया झील ही है। ये सब फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन गलत है। ये सारा ही फैक्ट याद करने वाला है। तो पतरातू जो है कहाँ पे है आपका? ऊर्जा संयंत्र, ग्वाल पहाड़ी, चमेरा और ममपुड्डाल। तो इसमें पूछा गया है गलत कौन है। देखिए, पतरातू तो झारखंड में ही है। पतरातू जो है ये ताप ऊर्जा प्लांट, तो ये तो सही है। बाकी आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ग्वाल पहाड़ी जो है आपका हरियाणा हो जाएगा, और मुमपुड्डाल जो है ये पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु में है। यहाँ पे चमेरा है, ये एक जल विद्युत संयंत्र है। और चमेरा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना कि पंजाब में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए, जो लोग भी सी किए होंगे बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, तो पैरेलली आंसर आप लोग करते रहे। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है?
देखिए यहाँ पे दिया है 2500 मीटर है, 3500 या 4500 या 5500। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी, 4500 मीटर। तिब्बत के पठार का लगभग क्षेत्रफल देखेंगे आप तो 2.5 जो है मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और इसे जो है चेनतांग, चेनतांग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और तिब्बत के पठार का औसत ऊंचाई याद रखेंगे लगभग 45 किलोमीटर। देखिए जो भी पहाड़ पठार कभी पर्वत का ऊंचाई पूछा जाए तो औसत ऊंचाई होगा वो। ठीक है, आगे देखिए। सही सुमेलित इसमें नहीं है, ये रेल मार्ग है और जुड़ने वाला स्टेशन है। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है, स्टैटिक सा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए ट्रांस साइबेरियन जो है सेंट पीटरबर्ग को जो है ब्लाडिपेट्स से जोड़ता है। कनाडियन पैसिफिक जो है हैलिफैक्स और वैंकूवर को जोड़ता है। ट्रांस एडियन जो है आपको वालफरेजा और ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। केप काहिरा वारसा और काहिरा को। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, केप काहिरा रेल मार्ग जो है काहिरा और केप टाउन को जोड़ता है। ठीक है, तो काहिरा और केप टाउन को जोड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो ये सबको भी याद रखेंगे। आपकी ट्रांस साइबेरियन जो है सेंट पीटरबर्ग को ब्लाड सेक्स से जोड़ता है। कनाडियन पैसिफिक जो है हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। और ट्रांस इंडियन जो है वालपरजोआ को यूनस आयर से जोड़ता है। अगला देखिए, ये नगर है और देश है। इसमें बताना है कि कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। देखिए डार्विन है, लागोस है, नैरोबी है। ठीक है, तो ये नगर जो है किसमें है ये बताना है आपको। तो उपयुक्त युग्मों में कौन सा सुमेलित है? डार्विन तो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो पहला तो आपको नहीं होगा। ठीक है, पहला तो नहीं होगा। अब पहला नहीं है तो आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ए सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, बाकी अब डी तो नहीं होगा उपरोक्त सभी। तो ऐसे अगर एक ही पता हो गया आपको कि डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया है तो आप ऑप्शन बी कर सकते हैं। बाकी देखें तो लागोस नाइजीरिया में है और नैरोबी जो है केनिया में है। निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका सही आंसर क्रो मैग्नन ही होगा। ठीक है, इसको जो है निकटतम पूर्वज माना जाता है। 30 से जो है लगभग 50,000 वर्ष पहले इसका अस्तित्व था, जो जनरली आपका अफ्रीका वगैरह के क्षेत्र में देखने को मिलता था। अरब सागर निम्नलिखित में से किन देशों, दो देशों के मध्य स्थित है अरब सागर? एक छोटा सा मैपिंग का प्रश्न है आपका, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये ऑप्शन हो जाएगा भी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन्हीं के बीच स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इसमें बताना है अफ्रीका महाद्वीप से कौन संबंधित है। डैंकस वर पर्वत, फिला, उत्मासा, अंतरद्वीप। देखिए आप लोग आंसर कीजिए इसका। डेंकस वर पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग, तो ये तो दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। फिला जो है मिस्र के किसान, और उत्मासा जो है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर में। तो सारा ही दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पठार है, एक तरफ देश है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सही है, बताइए। कोलोरेडा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, एशिया माइनर मिस्र का, अनातोलिया फ्रांस का, चिया पास अर्जेंटीना का। देखिए कोलोरेडा तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, कोलोरेडा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, ये तो बिल्कुल ही सही सुमेलित है। एशिया जो माइनर है ये मिस्र का नहीं होके ये किसका है? आपका तुर्की का। ठीक है, बाकी देखिए अनातोलिया जो है ये आपका जो है तुर्की का, ये जो हो जाएगा आपको अनातोलिया भी तुर्की का ही हो जाएगा। और लास्ट में बचा आपका चिया पास पठार। चिया पास पठार जो है दक्षिण मैक्सिको में है। ठीक है, दक्षिण मैक्सिको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आपका बी सी डी यहाँ पे क्या है? गलत है। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए हुए हैं और उपयुक्त में से लौ एस खनन क्षेत्र है। इसमें बताना है लौ एस खनन क्षेत्र कौन सा है। लेब्राडोर है, कारागंडा बेसिन है, सुपीरियर झील प्रदेश है, टाम प्राइस हिल है। इसमें से लौ एस खनन कहाँ किस किस क्षेत्र में किया जाता है पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। यहाँ पे लेब्राडोर गर्त जो है यहाँ पे आपको लह एस का यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ साथ सुपीरियर झील वाला क्षेत्र हो गया और इसके अलावा टॉम प्राइस हिल वाला। ठीक, ये सब जो हो जाएगा। ये कारागांडा बेसिन जो है ये रूस में जो है कोयला का खान का पेटी है।
तो ये लौह अयस्क के लिए नहीं है, ये कोयला के लिए है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, इसमें बताना है। तो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए, अच्छा प्रश्न है। पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां या मरुस्थल। तो आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, सारा ही आपको स्थानीय पवनों के लिए उत्पत्ति के लिए जो है जिम्मेवार है। अगला देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? आसान सा प्रश्न है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे तमिल है, केरल है, कर्नाटक है, ये तो बॉर्डर पे आपको पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तमिल हो गया आपका, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? तो दोदा बेटा है, जिसका ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। ये हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सूर्य बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, बात सही है। इसका कारण क्या है बताइए? पूर्वी और पश्चिमी, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे या गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अगर यहाँ पे आप टाइम लाइन अगर देखेंगे तो ये दोनों रेखा के बीच जो है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों के बीच जो है लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है पूछा जा रहा है आपको। भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार की वजह से, विशाल अक्षांशीय की वजह से। देखिए आपको, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है आपका? ये आपका 68 डिग्री जो है, 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट जो है पूर्वी सीमा, ये आपको 97 डिग्री और 25 जो है आपका मिनट। अब देखिए यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं, 97 में से 68 लगभग जो है देखेंगे तो ये आपका 17 में से 8 गया, यहाँ पे 9 हो गया, और 9 6 3, ठीक है, लगभग 38 के करीब आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो मिनट में आपको फर्क देखने को, देखिए 1 डिग्री जो है देशांतर रेखा में 4 मिनट के बराबर होता है। तो ये जो है भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार की वजह से है। ठीक है, ये 2 घंटे का विस्तार, सिंपल सा ये प्रश्न था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और इसमें चयन कीजिए सही कथन का। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ध्यान देंगे तो त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बात सही है। सिक्किम भी आपका जो है देखेंगे तो ये जैसे भारत हो गया, सिक्किम कुछ यहाँ पे आपका पड़ता है, तो ये 3 देशों के साथ सिक्किम भी घिरा हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये भी मैपिंग का एक प्रश्न था। ठीक है, मैपिंग से आज कुछ प्रश्न है आपके जो है टेस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें गलत ढूंढना है आपको। हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक जल में पौधा उगाने का टेक्निक होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती। एपीकल्चर रेशम कीट पालन। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, आसान सा था। रेशम कीट पालन तो सेरीकल्चर होता है, तो ऐसे में तो ये गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। ओजोन केवल समताप मंडल में ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक, वायुमंडल में जो लगभग जो है 99.96% आपका आयतन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से घिरा हुआ होता है। ठीक है, बाकी देखेंगे तो 0.04 के करीब आपका हीलियम वगैरह, फिर नियान, क्रिप्टन, मीथेन, हाइड्रोजन, जेनान वगैरह। और ओजोन जो है बहुत ही कम। ओजोन की अगर मात्रा बात करेंगे तो 0 आपका 0.0000 लगभग 5%, बहुत ही कम होता है। तो वायुमंडल में जो है सबसे कम आयतन ओजोन गैस ही धारण करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे पूरे वायुमंडल में। ठीक है, तो सबसे कम आयतन तो ओजोन धारण करता है, बात सही हो गया। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक जो है धारण कौन करता है? ठीक है, तो वायुमंडल में जैसे देखेंगे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आर्गन वगैरह मिला के देखेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहां तक दूसरा स्टेटमेंट की बात थी, यहाँ पे ओजोन केवल लिखा था समताप मंडल में, तो ओजोन आपका जो है केवल और केवल समताप मंडल में नहीं, ये आपको क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट आपका दूसरा ये गलत हो गया था। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? ठीक है, ये हिस्ट्री का प्रश्न है आपका। रामोसी विद्रोह है, गडकरी विद्रोह है, मराठा है, रंगपुर है, और नील विद्रोह है। देखिए आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कर लेंगे। इसमें सबसे पहला वाला पूछा गया, रामोसी विद्रोह जो है आपका 1822 से 26, गडकरी विद्रोह
ये जो है 1844 में। और गडकरी विद्रोह किसका था? ये क्रिस्को का था। ध्यान रखेंगे किसका था ये विद्रोह? क्रिस्को का था। ये मराठा क्रिस्को था रामोशी, ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में। ये दोनों जो है आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये रंगपुर का विद्रोह जो है आपका, ये क्रिस्को का था। और ये पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये 1783 में लगभग। और नील विद्रोह ये 1859 में, ठीक है। और ये भी आपको बंगाल क्षेत्र में। तो ये दोनों नीचे वाला बंगाल का क्षेत्र हो गया और ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। अब इसमें आपको क्लियर ही हो गया होगा कि सबसे पहले जो है इसमें देख रहे हैं तो रंगपुर का विद्रोह हो रहा है, और रंगपुर का विद्रोह यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वाला आपका प्रश्न पूछ दिया गया था, हिस्ट्री में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। नीचे कथन कारण दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। वैसे ही स्टेटमेंट है आपका, ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए आर सही है, आर ए का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। और तीसरे में है ए सही है, आर गलत है। चलिए देखते हैं इसको। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार के प्रति उदार था, ठीक है। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। आंसर तो आप सभी को दिख ही रहा होगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। विलियम बेंटिंग को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता नहीं बोला जाता था, ठीक है। मेटकाफ को बोला जाता था समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट भी के द्वारा लागू कराया गया था। जबकि बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार के प्रति उदार था, ठीक है। तो दूसरा सही माना जाएगा। ऐसे में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग समिति और उनके उद्देश्य युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा गया। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। सप्रू आयोग बेरोजगारी के लिए, हंटर आयोग शिक्षा के लिए, इनाम आयोग भूमि संबंधित, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम इन कर देते हैं। अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग आंसर करें इसका, ठीक है। ये पूछा गया है जो कौन बताइए सही है, ठीक। देखिए सप्रू आयोग बेरोजगारी के लिए ही था, सही है, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। हंटर आयोग शिक्षा को लेकर था, ठीक है। और इनाम आयोग जो है आपको, ये आपको भूमि संबंधी विवाद के लिए था। अब इनाम आयोग की बात करेंगे, ये 1852 में आपको आया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हंटर आयोग, हंटर आयोग आपको 1882 में। सप्रू आयोग जो था ये आपको 1934 में, ठीक है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हंटर आयोग के समय जो है आपका गवर्नर जनरल रिपन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिपन थे। जबकि इनाम आयोग के समय डलहौजी थे और सप्रू आयोग के समय विलिंगटन थे। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पे है? इनमें सबसे पहले किसका स्थापना हुआ? आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है। आप आंसर कीजिए ध्यान से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है। आपको पता ही है कि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आते हैं, ठीक है, 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो आपका डच जो है 1600 में, डच यहाँ पे 1600 में, ठीक है। अंग्रेज जो है ये 1600 के करीब ही, 1602 में। फ्रांसीसी सबसे बाद में, ठीक है। तो ये 1664 के करीब में। सबसे पहला पूछा गया था, बहुत आसान सा, डेट लिखने की जरूरत नहीं थी। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे नाना साहब है, विश्वनाथ बालाजी, सदाशिव राय भाऊ या माधव राव, ठीक है। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन हो जाएगा सी, सदाशिव राव। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? आपका 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ अहमद शाह अब्दाली युद्ध हुआ, और इसमें अब्दाली का जो है जीत होता है, ठीक है। और मराठा युद्ध में ये लोग, मराठे लोग जो है पराजित हो जाते हैं, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहला पानीपत का युद्ध और दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया था? ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया था? यह दयानंद सरस्वती है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो ऑप्शन डी ही बन जाएगा। आप आंसर कर लिए होंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए सही सुमेलित कौन है। समाचार पत्र है और एक तरफ प्रकाशक है। देखिए, द पायनियर है महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू है, स्वदेश वाहिनी, सी आर रेड्डी, फ्री हिंदुस्तान। इसमें बताना है आपको कौन सही है। देखिए, द पायनियर जो है ये महात्मा गांधी का नहीं था, ये तो गलत है, ये जॉर्ज एलन का था। नेशनल हेराल्ड जो है ये आपका जवाहरलाल नेहरू का था, ये तो सही है। स्वदेश वाहिनी जो है रामकृष्ण पिल्लई का था, ये भी गलत निकल गया। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास का। यहाँ पे 2 4 सही है और 2 4 तो ऑप्शन सी में ही आपको दिख रहा है।
अगला देखिए, भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। तो ये देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1886। 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और इसी में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का मांग किया गया था। बाकी देखिए 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता किसके द्वारा 1905 वाला किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसमें स्वराज विषय पे पहली बार चर्चा हुआ था। यहाँ पे एक 1903 भी दिया है। 1903 में क्या हुआ था? मद्रास का अधिवेशन, अध्यक्षता ललित मोहन घोष के द्वारा किया गया था और भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई थी। बाकी 1885 में तो कांग्रेस स्थापित ही हुआ था, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में किए जाने की यहाँ पे मांग की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में किए जाने की मांग कब किया गया था? आप 1885 टिक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कथन कारण दिया गया है और बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। ये प्रश्न संख्या आपका 28 हो गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए जो है सुझाव और घोषणा की गई थी। तो बिल्कुल ही सही है स्टेटमेंट दोनों। ठीक है, चार्ल्स वुड जो है 1854 में आया था। कथन भी सही है, कारण भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। इसमें शिक्षा के लिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच नीति आपका कब 1854 में आया था और इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव दिया गया था। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद थे और लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया? अवध किसान बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल यागी। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी सब तो सही है। अवध बाबा रामचंद्र जुड़े थे, बिहार से स्वामी सहजानंद और कृषक प्रजा पार्टी से आपका फजलुल हक। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में एनजी रंगा की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लॉर्ड लिटन के द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? अग्रगामी नीति जो है फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुकरण जो है कब किया गया था? तो पहला आंग्ल अफगान में, दूसरा में, तीसरा में, या इनमें से कोई नहीं? आप आंसर कर लेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, आंग्ल अफगान युद्ध में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? फ्रेजर। ठीक है, तो ये फ्रेजर ही थे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। 1902 में इस आयोग द्वारा पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और पुलिस अधिकारियों को सीधी नियुक्ति और पर्याप्त वेतन देने की सिफारिश वगैरह भी की गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने जो है अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो ये विलियम फिंच है, मिडिल हॉल है, जॉन चाइल्ड है, या विलियम जो है हैजेज है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम फिंच। महाकवि भारवी जिन्होंने किरात तुर्जनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? ये आपको भारवी। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे हो जाएगा ये पल्लव वंश के संस्थापक थे, नाम था इनका श्री विष्णु। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अशोक के प्रमुख शिलालेख है और एक तरफ उनका विषय है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला शिलालेख है, चौथा है, पांचवा है, 13वां है। ठीक है, इसमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? ठीक, आप लोग आंसर करें, आसान सा प्रश्न है। देखिए 13वां में तो कलिंग युद्ध था ही, सबको पता होगा, तो ये तो सही है। चौथा शिलालेख में देखेंगे तो भेरी घोष की जगह धम घोष की बात की गई थी। पहला में पशु बलि का निंदा किया गया था। पांचवा शिलालेख में जो है धम की व्याख्या है। पांचवा में जो है धम महामात्र की नियुक्ति के विषय की जानकारी दी गई थी। तो नियुक्ति के बारे में बताया गया था, तो यही आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए जो है इसमें कौन सा सही है। पहला है कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी।
ठीक है, देखिए, तो शैव धर्म का जो है प्राचीन संप्रदाय पशुपति संप्रदाय था, ये बात तो आपको सही है। और इसकी स्थापना लकुल इसके दर दोनों ही सही है, तो ऑप्शन आपका सी ही बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 36। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे पहला, तृतीय, आठवां, तो ये जो है आपको 10वां मंडल में। ठीक है, 10वां नहीं, सॉरी, ये तृतीय मंडल में था गायत्री मंत्र का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कुल 10 ही मंडल है, आपको पता है, तो आप लोग बताएंगे 10वें मंडल में आखिर है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण काल से संबंधित है? नौपाषाण काल से, भीमबेटका का यहाँ पे गुफा चित्र है, पशुपालन है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग पहिए का, ये नौपाषाण काल में पूछा जा रहा है। देखिए, स्टोन एज को जनरली 3 भाग में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौपाषाण काल। आंसर इसका कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, भीमबेटका का गुफा हो गया, या मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग हो गया, या पहिए का। पशुपालन तो आपको जो है ये मध्य पाषाण से ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? आसान सा प्रश्न है। देखिए, तो कार्टेज आर्मेडा जो है पत्ती किसके द्वारा लागू किया गया था? आप आंसर कर लिए होंगे, पुर्तगालियों के द्वारा। यानी हिंद महासागर के क्षेत्र से जो भी व्यापार करेगा उसे जो है ये आपको इजाजत लेना पड़ेगा। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे ज्योति व फुल्ले ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे इसको, धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी, इन्हीं के द्वारा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे? ये रैदासी संप्रदाय से वरकरी, निपक थे, ब्रह्म थे। ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, वरकरी संप्रदाय। चलिए आगे देखते हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सही है? चंदेरी युद्ध, अच्छा कालक्रम यहाँ पे लगाना है आपको, चंदेरी है, घाघरा है, खानवा है। आसान सा प्रश्न है, आंसर करें आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो बाबर के द्वारा जो है इसमें देखेंगे पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। फिर इसके बाद आपका ये 1527 में आपका खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये 1527 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो आपका चंदेरी 1528 में होता है, कंटिन्यू है। और लास्ट में आपका घाघरा 1529। अब सीक्वेंस आप लगा सकते हैं इसका 3-1-2, 3-1-2, तो ऑप्शन आपका सी में है। बाकी पानीपत का पूछता तो पानीपत का आपका पता ही है, 1529 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। आगे देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद है और इनके कार्य है, बताना है कौन सा सुमेलित है इसमें। देखिए, तो सुमंत जो है विदेश मंत्री को बोलते थे, सरे नौबत सेना भर्ती संगठन को बोलते थे, अमात्य वित्त या राजस्व को बोलते थे। सारा ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, ये भी हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया पॉलिटी। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? यहाँ पे कीवर्ड ध्यान देंगे, ये विधान परिषद के बारे में पूछा गया, ना कि विधानसभा के बारे में। इसमें बताना है कौन सा गलत है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो है 30 वर्ष आयु चाहिए। देखिए, ये आप लोग आंसर कर दिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, विधान परिषद जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए, सही है। कुल सदस्यों में से 1/6 राज्यपाल द्वारा अस्थायी सदन होता है। कार्यकाल इसका नहीं होता है। ठीक है, तो कार्यकाल इसका नहीं है, चूंकि इसका विघटन ही नहीं होता है। ठीक है, तो विधान परिषद एक चूंकि अस्थायी सदन है, तो ऐसे में जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगर पूछता यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल, तो उनका 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्य विधान परिषद का नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए गलत था,
ये आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन नहीं है? ओवेरा है, नरौरा है, सिंगरौली है, टांडा है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ओवेरा, सिंगरौली, टांडा, ये सब तो उत्तर प्रदेश में ही है। नरौरा, ठीक है, ये भी आपका, ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है आपका। नरौरा जो है, अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश का ताप संयंत्र नहीं है। क्या पूछा है? विद्युत संयंत्र नहीं है, ताप विद्युत संयंत्र। अच्छा हाँ, ठीक है, ये पूछा गया है, देखिए कि ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो ओवेरा तो है यहाँ पे, सिंगरौली भी, टांडा, ये ताप विद्युत है। नरौरा कैसा है? तो ये देखिए सारा थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जो आपका जनरली कोयला से चलता है। लेकिन ये बुलंदशहर वाला नरौरा जो है, ये परमाणु संयंत्र है, ठीक है, ये क्या है? परमाणु संयंत्र है, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका, जो नरौरा है आपका, ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, बाकी सारा जो है थर्मल पावर प्लांट है। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। इस पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इस पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की, इस पर लागू कराने हेतु न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, इसको लागू कराने के लिए न्याय के शरण में नहीं जा सकते। देखिए वाद योग्य है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी ही होगा। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। कौन सा नहीं था? उस गांव के निवासी होना, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, शिक्षित ना होना। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन नहीं था, ठीक है। चोल काल में जो प्रमुख विशेषता था, जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था देखते थे, इनमें असत्य आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। शिक्षित होना भी था, यहाँ पे शिक्षित न होना लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता है? मौर्य काल में राजस्व कौन इकट्ठा करता था? ठीक है, यहाँ पे प्रादेशिक अनंतपाल समाहर्ता, तो ये समाहर्ता ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? मिड डे मील कार्यक्रम चलता है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये कौन सा अनुच्छेद है? देखिए बिल्कुल इफेक्चुअल सा प्रश्न है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 47, ठीक है। अनुच्छेद 47 जो याद रखेंगे कि राज्य में प्राथमिक ये कर्तव्य है कि लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य प्रयास करे, ठीक है, अनुच्छेद 47 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध के बारे में चर्चा, तो अनुच्छेद यहाँ पे आपका 245 से 55 है, 55 से 65 है, 230 से, आप आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255। इसमें केंद्र राज्य संबंध का चर्चा आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 50 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ है, मिनोआ मिल्स है बनाम भारत संघ, सेठ स्टीफन वाद है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ये पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये मिनोआ मिल्स बनाम जो है भारत संघ। कथन और कारण दिया गया है यहाँ पे। प्रकलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, ये समिति सरकार अपव्यय रोकने के लिए सिफारिश करती है। तो ये जो है आपका पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही ही है, दूसरा भी, ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ये किए होंगे। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर का पंचायत का गठन किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। मध्यवर्ती स्तर का पंचायत गठन जो है आपको कम से कम कितना जनसंख्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग सही कर लिए होंगे, 20 लाख से अधिक। 20 लाख से अधिक होगा तो मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर वाला जो है पंचायत का गठन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषय को 11 अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फैक्चुअल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड है, आप आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा के संविधान से। राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विचार विधेयक सुरक्षित रखना एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे देखेंगे कनाडा से बहुत सारी बातें ली गई है, ठीक है, आपको
सशक्त केंद्र की बात हो, अवशिष्ट शक्तियाँ की बात हो, राज्यपाल के द्वारा जो ये राष्ट्रपति का विचार विधेयक की बात हो। यहाँ पे फ्रांस भी दिख रहा है, तो फ्रांस से बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ से। अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे, आप सभी को पता होगा, प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गया, शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड यहाँ पे दिया है, और आयरलैंड के बारे में देखेंगे तो राज्य का नीति निदेशक तत्व हो गया आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया, और राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों का मनोनीत सदस्य, ये सारा हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य का संरक्षण करेगा? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 355। ठीक है, बाह्य आक्रमण होता है आंतरिक अशांति, तो प्रत्येक राज्यों का संरक्षा करना। ठीक है, अगला देखिए, कथन कारण दिया गया है, आपसे बताया गया है कि बताइए इसमें कौन सा सही है। बाकी ऑप्शन वैसे ही है यार, सही है, आप लोग देख लीजिए। संविधान का उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहां इस संविधान निर्माताओं के आशयों को समझने की सहायक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। यहाँ पे संविधान के उद्देश्य का संविधान निर्माताओं को विचार को जानने की कुंजी भी है, और संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहां पे निर्माताओं के आशयों को समझने में सहायक है, दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों में बताइए कि कौन सा उच्चतम न्यायालय के परामर्शदर्शी क्षेत्र में संबंध में सही नहीं है। यहाँ बताना है कि बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए, उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। ठीक है, यहाँ पे बताना है सही कौन नहीं है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद जो है आप देखेंगे 143, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य में ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ हो जो सार्वजनिक महत्व का हो, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु उपबंध करती है? बहुत आसान सा रिपीटेड प्रश्न है। अनुच्छेद जो है 312 में ये बात जो है आपको कहा गया है। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव अधिरक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? नीचे दिए गए जो है कूट का सही उत्तर यहाँ बताना है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें इसका। पूछा गया कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का अध्यक्ष, नियंत्रण और निर्देशन? राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति वाला हो गया, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय वाला ये निर्वाचन आयोग नहीं देखता, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, ये भी अब पॉलिटी से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? फैक्चुअल सा प्रश्न है। अनुच्छेद जो है 248 हो जाएगा आपका। इसी के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? मूल कर्तव्य में देखिए, एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। यहाँ पे कर्तव्यों में कौन सम्मिलित है? आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। राष्ट्रगान का आदर करना है, संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, अहिंसा से दूर रहना। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ए। देखिए, राष्ट्रगान का आदर करना, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये चुनाव में मतदान करना, हिंसा से दूर रहना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं लिखा गया। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी चर्चा हुआ था कि भाग 4 के क में जो है ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आर्टिकल देखेंगे तो 51 के में टोटल 11 जो है मूल कर्तव्य बताया गया था। 11वां जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से भारत संघ के संपूर्ण राज्य के दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन है? ठीक है, इसमें पूछा गया सबसे अंतिम में बताना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए, इसमें देखेंगे आपको तो सिक्किम तो 1975 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे ये आपका 1971 में, नागालैंड जो है जाए आपका 1963 में हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश ये आपका हो जाएगा 1987 में। तो ये जो है सबसे लास्ट में संपूर्ण राज्य बना है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही हो जाएगा। कथन कारण दिया गया है यहाँ पे, साइंस का एक प्रश्न है आपका। देखिए, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल दोनों ही क्या है, सही है। ऐसे उत्तल दर्पण का देखेंगे तो आप जो भी कार हो गया या आपका
जो मोटर बाइक वगैरह होगा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी है, इथेनोलॉजी है, हेरोलॉजी है। उपयुक्त, तो इसमें पूछा गया है सही कौन है। देखिए आंसर कीजिए इसका आप लोग। देखिए क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन करता है, इथोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन, हेरोलॉजी जो है समय का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका उपयुक्त जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सभी। यहाँ बताना है कि सुमिलित करना है। एक तरफ लॉन है, इनका रासायनिक नाम है, तो ये बहुत समय से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसका आंसर करें। ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। साधारण नमक है, धवन सोडा है, सोरा है, नीला थोथा, इनका रासायनिक नाम क्या है? देखिए साधारण जो है नमक है, आप लोग आंसर कर लिए, इसको सोडियम हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। ठीक है, तो ए का तो आपका 3 बना, ए का 3, तो यानी सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। बाकी धवन सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, तो ये 4 हो गया। ठीक, इसके बाद सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 हो गया। और नीला थोथा आपका हो जाएगा ये कॉपर सल्फेट, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी में है। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया आपका स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो ये होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों को रोकथाम में, क्षार और अम्लों में अधिक क्रियाशील बनाने में। आंसर करें इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जल शुद्धिकरण में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 66। थोड़ा सा वेट करेंगे, स्क्रीन थोड़ा होल्ड है अभी। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक होता है, चांदी फोटोग्राफी प्लेट। तो देखिए यहाँ पे सारा ही सही सुमेलित है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आप लोग सही ही किए होंगे। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? किस एक आधार पर घोषणा की जा सकती है? देखिए, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उससे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, संवैधानिक कठोरता के आधार पर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर लेंगे, ऑप्शन सी ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? पूछ रहा है कि कौन सा जो है इससे मेल गुण नहीं खाता है। बहुमत दल का शासन है, राजनीति की अपरूपता है, शक्तियों का सम्मिश्रण है, अस्थायित्व है। तो भारत के संसद व्यवस्था से अस्थायित्व हो जाएगा, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे भारत के संसद का विशेषता क्या है, तो यहाँ पे बहुमत दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायी होता है, राजनीति की पूर्णता होता है, दोहरी सदस्यता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है भारत में, निचले सदन का नेतृत्व होता है जो कि लोकसभा का होता है, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, अस्थायित्व यहाँ पे नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? अच्छा प्रश्न है, ये कौन सा जो है आपका केस था? तो ये बोमईवाद। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अरलन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करें आप लोग। एक्रिलोनाइट्रल है, यहाँ पे नियोप्रोपीन है, विनाइल क्लोराइड है और टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका, एक्रिलोनाइन। इसी से आपका बनता है पॉलीमर आपका अर्नॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? जब भी अगर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे उस समय। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नियत तापी है। ठीक है, अब ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वार्म ब्लडेड कौन सा है इसमें। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वार्म ब्लडेड कौन सा हो जाएगा इसमें? पक्षी। ठीक है, ऑप्शन सी। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, वॉशिंग मशीन जो होता है आपका वो किस पे वर्क करता है? अपकेंद्रन, अपोहन है, उत्केंद्रन है, विसरण है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये जो है आप अपकेंद्रीकरण पे ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपिकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करता है जो आपके पास वॉशिंग मशीन होता है। सवाल है और उपयोग है, पूछा गया सही सुमेलित कौन है बताइए। तो देखिए, क्लोरेला जो है एंटीबायोटिक, एनाबोना जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, लेमोनेरिया जो है आयोडीन के लिए। तो इसमें कौन सही है? सारा ही सही दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है
ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 10 से छोटे का, 100 नैनोमीटर से छोटे का, या 1 से छोटे का। देखिए 1 से लेके 100 तक नैनोमीटर तक पार्टिकल का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट मान लेंगे हम लोग। कथनो विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए पादप में कोशिका भित्ति ज्यादातर इसमें सेलुलोज ही देखने को मिलता है, लगभग 60% के करीब थे, तो सही है। कवकों में जो है ये काइटिन की बनी होती है, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे जो है आपका ये पौधे की बात हो गई। अगर जंतुओं में पूछा जाता है तो इसमें तो आपका कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। तो देखिए तन्ने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, भूर्ण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जल, जल जो है कौन अवशोषित करता है? बड़ी आसान सा प्रश्न है ये। जड़ जो है जल को अवशोषण करता है, सिंपल सा बात है। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए नहीं होता है? ठीक है, पूछ रहा है नहीं होता है। पेसमेकर, इलेक्ट्रो जो है कार्डियोग्राफी, स्टेनोस्कोप, और देखिए हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तो सब इसमें सही ही है। आर्टिनोलाइजर का प्रयोग जो है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल के जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? ठीक है, यहाँ पे लुटिनाइनिंग हार्मोन है, सोमेटोपिन हार्मोन है, एंटी डायोटिक हार्मोन है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी डायोटिक हार्मोन। ठीक है, अगला देखिए 79। लैंगर हैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? तो ये अग्नाशय का भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णिलक सयालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? लाल रंग के लिए कौन यहाँ पे फ्यूल है, रेडोप्लास्ट है, जेंथोफिल है, लाइकोपिन है। जो लाल रंग के लिए पूछा है कौन उत्तरदायी होता है, तो ये रेडोप्लास्ट ही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप में प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रोजिन, आरबीसी प्लस फाइब्रोजिन, प्लाज्मा प्लस फाइब्रोजिन। यहाँ पे सीरम को जो है सही रूप से ये कौन बताता है? तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। किसानों के उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नैम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो ई नैम का जो है 2016 में किया गया था। ये तो स्टैटिक सा प्रश्न था। निम्नलिखित में विचार कीजिए और इसमें बताइए कि श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? होटल, रेस्तरों और गहरी कोयला खदान। तो देखिए श्रम गहन उद्योग में देखेंगे तो रेस्टोरेंट हो गया आपका, गहरी कोयला खदान और होटल सारा आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन कारण है इसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, बताइए। एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित होती है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर सकती है। अच्छा प्रश्न है, आंसर कीजिए। देखिए सही आंसर ऑप्शन ए ही बन जाएगा, यहाँ पे दोनों ही सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? देखिए बचत सृजन है, बचत संग्रहण है, बचत का निवेश है, उपरोक्त सभी। पूंजी निर्माण में पूछा है तो प्रक्रिया में सम्मिलित है, सारा ही हो जाएगा। बचत भी हो जाएगा, बचत का निवेश, बचत सृजन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल फैक्चुअल है, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बताया गया। इसके लिए उन्होंने 3 जो है आपको संकेतकों का चुना था, एक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया और दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, द मार्केट विच लोन आर गिवन एंड टेकन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन करेंसी मार्केट बोलते हैं हम लोग इसको। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स या रेड बॉक्स। डब्ल्यूटी नियम के अनुसार बोला जाए कि किस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए, तो ऑप्शन ही हो जाएगा एम्बर जो है बॉक्स आपका सब्सिडी। आगे देखते हैं, श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यह आसान सा प्रश्न है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन के लिए है।
ठीक है, ये 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें कंडीशन कुछ था कि 15,000 रुपये के कम जो है मासिक आय वाले जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, उन्हीं के लिए जो 18 से 40 वर्ष तक है, 60 वर्ष की आयु होने पर उनको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। कथन और कारण दिया गया है, यहाँ पूछा गया कौन सा सही है। सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दोनों ही सही है। ठीक, यहाँ पे दोनों ही सही था आपका। पहला स्टेटमेंट यही था कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, ये सही था। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंकरेजेज प्रोड्यूस ग्रोथ एंड हेल्प द कैपिटल फॉर्मेशन। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 91। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का कार्य है इसमें? चलिए जूम इन कर लेते हैं, आंसर कीजिए आप लोग। वित्त मंत्रालय का कौन सा काम है इसमें? राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति को, या बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी। पहला तो सही है, राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना और बजट। मौद्रिक नीति का निर्धारण इसका काम नहीं होता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी ही बनेगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति में बेरोजगार जो है कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। बिल्कुल ही सही है। अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वालों को बेरोजगार की स्थिति में काउंट कर लेंगे हम लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र कृषि में देखने को मिलता है। यानी मान लीजिए कि कोई कृषि कार्य है जिसमें 10 लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन 15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत काउंट करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना। देखिए मानव पूंजी, मानव का अगर मानव पूंजी में कन्वर्ट करना है आपको, तो बिल्कुल शिक्षा में उसके निवेश करना होगा, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण भी देना होगा, स्वास्थ्य पे भी निवेश करना होगा, सूचना हो गया, सारा कुछ ही सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित, तो ये आप लोग कर लिए होंगे आंसर। स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं हम लोग। आगे देखिए, सही सुमेलित है, लाल क्रांति है, भूरी है, पीली है, सही सुमेलित इसमें बताना है। देखिए लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से आप लोग सही कर लिए होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। और भूरी उर्वरक से हो जाएगा, पीली तिलहन से, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा आपका। 96 देखते हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट से किया गया? तो जेंडर बजटिंग का बात किया जा रहा है मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है, तो ये जो टर्म लाया गया था आपका, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन डी। 2005-6 में पहली बार ये देखने को मिला था। अगला कथन कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, आप देखेंगे तो काली चांदी के बर्तन, और चांदी जो है आपका, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और सल्फर जो है सल्फाइड बना लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का क्रम है? अच्छा प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि कौन सा इसमें जो है औद्योगिक तंत्र का, इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रक्रम है, निर्गत है, निवेश है। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका दी, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। देखिए औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत ही सही सुमेलित है। निवेश में कच्चा माल, श्रम, परिवहन, विद्युत वगैरह सब शामिल हो जाता है। इसके बाद आपका प्रक्रम आ जाता है निवेश के बाद। ठीक है, कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदला जाता है, फिर निर्गत, अंतिम उत्पाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर प्रोसेस होगा और देन आउटपुट आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा, देन आपका प्रोसेस होगा और देन आउटपुट आएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंब का समय जो है क्या होगा? देखिए घड़ी में जो है 7:20 हो रहा है, ये मिरर इमेज का आपका प्रश्न है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, घड़ी है मान लीजिए, इसमें कितना टाइम हो रहा है? 7:20।
देखिए यहाँ पे तो 12 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, और बाकी ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। बाकी 8 हो गया, ये 9, ये 10, एक 11। अब 7:20 हो रहा है, तो ये घड़ी कुछ यहाँ पे होगा आपका, ये 7 वाला सुई, ठीक है। और 20 हो रहा है तो यहाँ पे होगा ये, ठीक। अब इसका यदि आप मिरर इमेज लेते हैं, ठीक, देखिए मिरर इमेज अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। और ये जो आपका लेफ्ट में होगा ये राइट में चला जाएगा, और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। ये जब इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, लगभग यहाँ पे दिखेगा 4:40 के अप्रॉक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह में 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए कह रहा है किसी माह का, ठीक है, 21वां दिन, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, तीसरा दिन बोल रहा है। तो चलिए ये तीसरा दिन जो है किसी माह का, ये सोमवार है, ठीक है। अब सोमवार से पहले क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, रविवार हो जाएगा, उससे पहले शनिवार, यानी एक को क्या हो जाएगा, आपको शनि हो जाएगा, ठीक है। उस माह में 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, अभी क्या प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 21 तारीख से 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, 21 + 5 यानी कितना हो गया, ये 26 तारीख हो जाएगा, ठीक है। और 3 तारीख को सोमवार है तो 3 हो गया, और फिर 7 दिन बाद से में आ जाएगा, फिर 7 दिन बाद, तो ये 21 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 24 तारीख को फिर सोमवार आ जाएगा आपका, और ये तो 26वां दिन पूछा जा रहा है, तो सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, ठीक है। आप समझ सकते हैं, देखिए हर एक 7 दिन में तो रिपीट होता है, और 3 को क्या है आपको, सोमवार है, 3 के जो है 7 दिन ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर सोमवार आ जाएगा, फिर 7 दिन ऐड करेंगे, सोमवार आ जाएगा, यानी 21 दिन तक तो सोमवार सोमवार आते रहेगा, यानी 24 तारीख तक। 25 तारीख को क्या होगा, मंगल, और 26 को बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब ऐसे जब अच्छा प्रश्न आएगा तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे टीचिंग शब्द का कोड दिया गया है, यहाँ पे चीटिंग, तो यहाँ पे ग्रेडियंट का कोड बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गया है, टीचिंग है, चीटिंग है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो सी एच है, ठीक है, ये 3 वर्ड के बाद सी एच है, यहाँ पे सी एच एज इट इज लिख दिया गया है। यहाँ पे 3 वर्ड के बाद जो है क्या है, डी आई है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, डी आई। तो देखिए ये सी और डी तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी ऑप्शन में फाइट है कि कौन सा आंसर होगा। तो आगे देखेंगे इसमें क्या क्या गया है, सी एच के बाद यहाँ पे जो है ई लिखा गया है, और ई यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर वाला यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर जो है क्या है, दूसरे नंबर पे है, और आर तो यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑप्शन यही बन जाएगा, आगे करने की कुछ जरूरत है नहीं, ठीक है। शब्दों का हेर फेर करके बनाया गया है, ठीक है। सी एच को पहले लिख दिया गया है, बाकी जो 2 नंबर पे है इसको जो है पहले लिखा गया है, इसके बाद सी एच के बाद, तो ऐसे हम लोग किए, और आंसर अपने को दिख गया ऑप्शन ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 101। यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, और आगे भी परिवर्तित का यही क्रम जारी है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, देखिए पहले आप डायरेक्शन वाला प्रश्न है, तो मैं पहले बोला हूँ कि इसको डायरेक्शन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होगा डायरेक्शन बना लेना, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है आपको, अच्छा ये पहले आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कह रहा है कि दक्षिण पूरब को, अब देखिए दक्षिण पूरब इसमें होगा क्या, पिछले लेक्चर में ही बताया गया था, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब, तो दक्षिण पूरब जो है इसके बीचों बीच ये दक्षिण पूरब हो गया। अच्छा ये हो गया दक्षिण पूरब। तो कह रहा है कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है आपको दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम को क्या मान ले रहा है, पश्चिम मान ले रहा है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम को ये पश्चिम मान ले रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे पूछा जा रहा है इसमें, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, क्रम जारी रहता है, उत्तर को क्या कहा जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले में दक्षिण पूरब है, तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम है, तो बाद में पश्चिम आ रहा है तो इसको पश्चिम मान लिया जा रहा है। तो बस यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है
उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उत्तर को बोल सकते हैं उत्तर आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम को जो है उत्तर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, ठीक है। एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, फिर वो बाएं ओर घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं ओर घूमता है 5 मीटर, फिर वो 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर वो अपने मूल स्थान से कहाँ जाता है? देखिए चलिए इसको आसानी से हम लोग बनाते हैं। ये डायरेक्शन वाला एक आपका प्रश्न है। सबसे पहले एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, देखिए यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहला प्रश्न है कि इसका मुंह जो है पूरब की ओर है। चलिए तो इसका मुंह जो है पूरब की ओर हो गया, चलिए मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है। फिर वह बाएं ओर घूमता है, अब ये पूरब की ओर है, बाएं ओर घूमेगा, यानी जो है ऊपर जाएगा नॉर्थ की ओर, क्लियर है। और 10 मीटर जाता है, तो चलिए इसको 10 मीटर चला देते हैं, ये 10 मीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं घूमता है, अब इसके दाएं घूमेगा तो कुछ इधर ही जाएगा, और दाएं घूम के कितना जाता है? ये 5 मीटर, चलिए 5 मीटर भेज देते हैं, 5 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहुंच गया। अब फिर वह 5 मीटर दक्षिण जो है दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ से दक्षिण जो है इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण तो नीचे ही होगा, तो यहाँ से 5 मीटर दक्षिण जाता है, चलिए 5 मीटर दक्षिण भेज देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर कैसे हो जाएगा? इधर डायरेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर यहाँ पे आ गया, चलिए 5 मीटर पश्चिम आ गया। नेक्स्ट जो है वो अपने मूल स्थान से किस स्थान पे, अब देखिए यही तो बताना है आपको, यहाँ से जो है यहाँ का बताना है। चलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहले जो है डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो है दिया है प्रश्न में आपका कि पूरब की ओर है, चलिए तो ये तो पूरब तो आपका यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। पूरब की ओर है तो मान लेते हैं व्यक्ति जो है आपका यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। पूरब की ओर इसका माउथ है, चलिए अच्छा बात है। और बाएं ओर घूमता है, चलिए तो यहाँ से बाएं घूमेगा, सिंपल सा बात है, उत्तर की ओर ही जाएगा, और 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर इसको चला लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है, 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। अब इसके बाद जो है आपका ये दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से अगर दाहिना घुमाएंगे तो कुछ ऐसे ही जाएगा, ये दाहिना यही जाएगा, ये आपका दाहिना घूम के यहाँ पे 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर आता है, ठीक है, 5 मीटर आता है। चलिए और नेक्स्ट जो है आपको 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो अब दक्षिण की ओर 5 मीटर लेके आते हैं, 5 मीटर आ गया दक्षिण की ओर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है ये आपका वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, चलिए तो यहाँ से इसको 5 मीटर पश्चिम भेजते हैं, तो पश्चिम तो इधर ही होगा, 5 मीटर पश्चिम आ गया, चलिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गया ये। अब पूछा क्या है यहाँ पे, वह किस दिशा में है, ठीक। तो ये जो है अब यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो किस दिशा में आपका हो गया? अपने मूल स्थान से। तो देखिए इसका मूल स्थान यहाँ पे क्या था? ये था, ठीक है। ये है कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। तो अपने मूल स्थान से कैसा है? तो ये उत्तर में है, ठीक है, क्लियर है। मूल स्थान से उत्तर में है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बस डायरेक्शन वाला प्रश्न में है, डायरेक्शन सही आप कर लेंगे और हो जाएगा। देखिए अब एक प्रश्न और है। बस एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, चलिए एक आदमी है कोई, और एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है, कोई मान लीजिए लड़की है, ठीक है, ये हो गई लड़की, ठीक, ये कोई हो गया आपका आदमी। अब इसके ओर इशारा करके बोलता है, क्या बोल रहा है? कि अपने मित्र से कहा, किससे कह रहा है? अपने मित्र से, कि वह मेरे पिता की पत्नी। अब इसका जो है पिता, तो इसका पिता यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए इनके पिता हो गए, इनके पिता की पत्नी, इनके पिता की पत्नी मान लेते हैं पत्नी हो गई,
पिता के पत्नी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, यानी इसका भी पुत्र, इसका पुत्र और इसके पुत्र की पुत्री है ये, यानी इसकी अब ये पुत्री है। ठीक, चलिए तो हो गया आपका, ये हो गया। अब हम लोग ये डायरेक्शन दे दिए। अब आपको बताना क्या है, लड़की का उस जो है किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पे देखिए पिता हो गया इनका, ये पत्नी हो गई, ये पुत्र हो गया, और ये फिर इसकी लड़की। तो बहुत आसान सा प्रश्न था ये पुत्री ही हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी ही बन जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां नीचे से 15वां है तो बताइए कक्षा में। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हम लोग प्रश्न किए भी थे ये। देखिए कुल विद्यार्थी जब भी निकाला रहे, ऊपर से और नीचे से स्थान दिया रहे, टॉप से बॉटम से, दोनों को ऐड करके -1 कर लीजिए सिंपल से। तो यहाँ पे कह रहा है कि राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, -1 कीजिए, 16 15 31 -1 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पे आएगा। डिक्शनरी आप सभी को देखने आता ही है, तो यहाँ पे चौथे स्थान पे देखिए, ए से तो सब शुरू है, इसके बाद बी भी है, सब में ठीक है। चौथे स्थान पे तो ए सब में है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ एस है, यहाँ एन है। तो देखिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे चौथे स्थान पे पूछा गया था, पहले स्थान पे तो आपका विवेक आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये, और लास्ट में चौथे स्थान पे यही आएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक सार्थक क्रम बताता है। इसमें सार्थक क्रम लगाना है, बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है, एक सीक्वेंस में इसको लगाना है। आप आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बीज ही होगा, बीज से क्या होगा, पौधा बनेगा आपका, पौधा में फिर फल लगेगा, और फल को फिर हम लोग भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, बीज पहले हो गया, इसके बाद आपका पौधा हो गया 3, फिर आपका फल, और फिर आपका भोजन। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन जो है सी में है। अब इस तरह का प्रश्न कल भी हम लोग किए थे और बताए थे आपको कि ऐसे प्रश्न करने के लिए पेयर एक बना ले आप। ठीक है, तो जैसे देखेंगे यहाँ पे जो है ट्रिपल ए है, यहाँ पे ए देखिए 4 टाइम सी है, सी सी ए है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 टाइम सी है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है, फिर यदि देखेंगे तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ए ही बनेगा। यहाँ क्या बन सकता है आपको, तो यहाँ पे सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसे रीजनिंग का लेक्चर बनाया हुआ है, 4-5 घंटे में, अप्रॉक्स 5-6 घंटे में होगा पूरे रीजनिंग का। आप जाकर वहाँ से देखेंगे, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बताया गया है। लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे, लाइव क्लास लेके आपको बताया गया था रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 7 है, 23 से 95 है, तो बताना है अगला क्या होगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा प्रश्न टिपिकल होता है। पहले देखिए यहाँ पे, चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला आपको 3, फिर है 7, फिर 23 और 95। नेक्स्ट बताना है होगा क्या। सबसे पहले देखना होगा कि आखिर 3 और जो है 7 में क्या रिलेशन है। तो ऐसा करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। चलिए यहाँ आ जाएगा। अब 7 से 21 में देखेंगे तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़िए, आ जा रहा है, हाँ बिल्कुल आ जा रहा है। तब ऐसे ही क्या करना होगा आपको, 23 में 4 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ना होगा, देखना होगा 95 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो हम लोग का लॉजिक सही है। 4 3 12 और 4 दूनी 8 9 और 3 95 आ गया बिल्कुल। बस अब यही लग जाएगा आपका, 95 है, 95 में अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 ऐड करना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 ऐड किया गया है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, 4 से मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 5 से करके 4। बस अब कैलकुलेशन करें, आंसर आपका आ गया है। 5 25 हो जाएगा, 2 9 5 45 47 हो गया, और +4 479। ऑप्शन देखते हैं, 479 ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक और रीजनिंग का प्रश्न है, लेक को ऐसे लिखते हैं तो मीट को कैसे लिखेंगे। अब देखिए लेक है यहाँ पे, तो मैं कल आपको इसका ट्रिक बताया था पिछले लेक्चर में। यदि आपको याद है नंबरिंग तो सही है, नहीं है तो आप ABCD करके लिख लें जैसे मैं लिखा था, और फिर उसके बाद आपसे प्रश्न ये हल हो जाएगा, मुश्किल नहीं है।
एल जो है 12 और ए तो 1 नंबर पे है, सबको पता है। के कितने पे हो जाएगा आपका 11 पे, और ई जो हो जाएगा आपका ये 5 पे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो पी लिखा हुआ है 12, पी होता है 16 पे, ई कितने पे होता है आपका ये तो 5 पे होता है, ओ कितने पे होता है वो नंबर पे आपका 15, और आई जो है 9 पे। अब देखिए यहाँ पे आखिर एक्चुअली हुआ क्या है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5 दिख रहा है, देखिए +4 का है, +4 यहाँ बढ़ रहा है, 11 से 15 दिख रहा है, यहाँ भी 4, और 5 से 9, यानी +4 ऐड होते जा रहा है। तो बस यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अपने को पता चल गया कि 4 ऐड करके जो है नेक्स्ट सीरीज आ रहा है। तो बस एम में 4 ऐड करें, एम चूंकि 13 नंबर पे होता है और इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ई आपको कितने नंबर पे, 5 नंबर पे 4 ऐड करेंगे 9, और 9 पे तो आई आएगा। बाकी ए में 4 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा ई, और टी में 4 यदि ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा, टी के बाद आ जाता है यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स बन जाएगा, तो बस क्यू आई ई एक्स ए हो जाएगा ऑप्शन आपका। नहीं, यहाँ पे क्यू आई है, ई एक्स ऑप्शन ए नहीं, बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू आई ई एक्स है ना, तो ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए, तो इस तरह से मैथ का रीजनिंग का कुछ प्रश्न था। आगे देखते हैं कुछ यूपी स्पेशल आपका प्रश्न है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कर्क रेखा इसका निकट होना, पत्थर और पहाड़ की अधिकता, जल संसाधन। देखिए सर्वाधिक औसत तापमान आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन ही हो जाएगा, कर्क रेखा इसके निकट से होना। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? और मैं कल ही बताया था, यूपी स्पेशल आपको देखना है तो मैप के माध्यम से बताया गया है। यूपी पीसीएस के सेक्शन में जाएंगे 2023, या यूपी स्पेशल करके एक बना हुआ है, वहाँ पे आपको बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है भाबर क्षेत्र का विस्तार, ये गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, भाबर क्षेत्र का विस्तार तो गोरखपुर में नहीं होगा, सहारनपुर पीलीभीत में हो जाएगा, वहाँ भाबर देखने का या नहीं पूछा गया। तो आंसर चलिए, आंसर डी ही होगा, आंसर आपका डी ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पे अंकित नहीं है? ठीक है, मछली है, सारस, तीर और धनुष है। राजकीय चिन्ह पे मछली, तीर और धनुष तो है, सारस इस पे नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चन्ना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए पहला तो सही है, सर्वाधिक चन्ना बुंदेलखंड वाले में, अमरूद का लिए प्रयागराज में है। उन्नाव में पुष्प, तो ये जो है आपको पुष्प तो कन्नौज में होता है, उन्नाव में नहीं। ठीक है, तो पुष्प वाला कन्नौज में होता है, तो ये गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन सी ही बनेगा। सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ उद्योग है और एक तरफ केंद्र है। सिगरेट निर्माण गाजियाबाद में होता है, बेत की छड़ी बरेली में, दरी निर्माण मिर्जापुर में, मिट्टी का खिलौना अलीगढ़ में। मिट्टी का खिलौना आगरा, गोरखपुर वगैरह में होता है, अलीगढ़ में नहीं। अलीगढ़ में तो आपको पता ही है, ताले वगैरह, ताला का उद्योग ज़्यादा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फैक्चुअल सा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जैसे यूपी स्पेशल आपसे तो पूछा ही जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, स्क्रीन अभी थोड़ा सा होल्ड है। बाकी टेस्ट को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास अच्छा से अच्छा कंटेंट। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही कंटेंट आपको जहाँ से भी कोई बेहतर कंटेंट मिले, ठीक है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। बेतवा नहर निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है बेतवा नहर से? झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है। ये उत्तर प्रदेश में ही नहर देखने को मिलता है, झांसी के आसपास देखेंगे तो ये तो बांदा हो जाएगा आपका। अगला देखिए, फ्रीटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र भूमि स्थल में, मरुस्थल में, नदियों के तट पे या ताड्रा में। आंसर करें तो फ्रीटोफाइट्स आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी लंबी होती है, और ऐसे पौधे जो मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? लघु उद्योग निगम लिमिटेड, वित्तीय निगम, औद्योगिक विकास निगम, सारा ही आपको ये कानपुर में ही है, तो ऑप्शन तो डी बनेगा। देखिए लघु उद्योग जो निगम लिमिटेड है आपका, ये जो है 1958 में, ठीक है, स्टेबल हुआ था। बाकी वित्तीय निगम की बात करेंगे तो ये आपका 1964 में, सॉरी ये 1954 में है, 64 में नहीं है। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है 1961 में, सारा कानपुर में ही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, सही बताना है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है।
तो यहाँ पे तो सारा ही सही है, ऑप्शन आपका डी ही बनेगा। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? ये तो याद करने वाला है, बुक्सा है, थारू है, खरवार है, सहारिया है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में देखने को मिलते हैं, और कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है ये आपका। अब ये कुछ करंट अफेयर का प्रश्न है, मार्च 2023 से रिलेटेड सारा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हो गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य ने थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? आहार 2023 का मुंबई है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, जयपुर है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला, ये तो नई दिल्ली में हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा था ये। ठीक है, 14 से 18 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। तो सारा मैं आपको मार्च 2023 का करंट अफेयर है यहाँ पे। 19वीं जो है बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश के बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? तो ये तो आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा भारत। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जल सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ? तो ये आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे होंगे। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा 2023 में विश्व के 50 महानतम सूची जारी किया गया, इसमें भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया? बड़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लद्दाख है, कोयम्बतूर है, मयूरभंज, हम्पी है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए तो एक तो लद्दाख और एक मयूरभंज, ये दोनों को शामिल किया गया विश्व के 50 में। ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में सही बताना है, कौन सा सही है? देखिए जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, तो इसका फिनलैंड प्रथम स्थान पे था, बात सही है। भारत का स्थान 126, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन तो सी ही बनेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे हैं, विनीत भूषण है, ठीक है, अजय एस चौहान है, या शीला मृदुल है? तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभय एम सप्रे के नेतृत्व में ये अडानी हिडनबर्ग मामला की जांच के लिए जो है यहाँ पे। अगला देखिए, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स 2023 का उद्घाटन किया गया था, ये आखिर कहाँ पे किया गया था? ये नई दिल्ली में ही किया गया था। ये मार्च 2023 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत तो 8वें स्थान पे है, ये जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित बताया गया था चार्ट को। ठीक है, सबसे जो है लोअर रैंक उसी को मिला था। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला? ये काफ़ी चर्चा में रही थी, सुरेखा यादव ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, स्क्रीन यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, चलिए, तो सुरेखा यादव सही ऑप्शन हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अस्थायी रूप में निर्मित विमान महत्वपूर्ण INS विक्रांत का दौरा किया? ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बने? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सारा मार्च 2023 का करंट अफेयर है यहाँ पे आपको। संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देश शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ, इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश सबसे कम विकसित देश की सूची में बाहर कर दिया गया? ये जो है किसको? भूटान को बाहर कर दिया गया। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापारिक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये आपका कुआलालंपुर में आपका संपन्न हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण किया गया है? अच्छा प्रश्न है। ये 2023 तक निर्धारित किया गया है, देखते हैं अब क्या होता है, इसको अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 2023-24 में घोषणा किया गया था कि विदेशी व्यापार $2 ट्रिलियन तक हम लोग कर लेंगे। 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भारत के किस शहर में मेथलॉन से चलने वाले बसों का अनावरण किया गया? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क का आधारशिला रखा गया? अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का, ये बनारसी में।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया था? तो ये जो है सालिजी धामी को। एक तरफ युद्धाभ्यास और एक तरफ देश है, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अड़ी यहाँ पे अफिनेडेक्स है भारत और 23 दक्षिणी अफ्रीकी देश है। फिनजेक्स भारत फ्रांस है। खंजर भारत किर्गिस्तान। बुल्ड जो है भारत और जापान के बीच। बुल्ड जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ये तो गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही है। और आज का लास्ट प्रश्न है, 2023 में एससीओ पर्यटक प्रशासन प्रमुखों बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये तो एससीओ का पर्यटक का, तो ये हुआ था आपका वाराणसी में। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये टेस्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट किए। 2 फुल लेंथ का टेस्ट और आपका DIS में है, और साथ साथ 4 अभी हिंदी का टेस्ट। तो टोटल 10 टेस्ट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी देखते हैं हम कि हिंदी का टेस्ट आप लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि हिंदी 60 मार्क्स का आएगा और ये 140 का, तो दोनों को बराबर ही वेटेज दे तो सही रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अपना फीडबैक कमेंट होगा तो कोई कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।